नमस्कार विद्यार्थियों। हम देखते हैं कि हमारा जो कपड़े होते हैं हम उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हम उनका रखरखाव करना चाहते हैं ताकि वह लंबे समय तक हमारे साथ में रहें और हमारे पास जो कबर्ड हो उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स हमारे पास में रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कपड़ों की धुलाई किस तरीके से करते हैं। यदि हमारे कपड़ों की धुलाई अच्छी तरीके से हुई है, सार संभाल अच्छी तरीके से हो रही है, तो नो डाउट हमारे कपड़ों लंबे समय तक हमारे साथ में रहते हैं। तो आज हम देखते हैं वस्त्र की धुलाई के कौन कौन से उपकरण होते हैं। नो डाउट ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको मालूम भी होगा कि क्या क्या उपकरण होते हैं, पर हम एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि वस्त्र के कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो टेक्निकली वस्त्रों के उपकरण जो धुलाई के जो उपकरण होते हैं उन्हें मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है धुलाई संबंधी उपकरण। धुलाई संबंधी उपकरण वह उपकरण होते हैं जो कि धोने में काम आते हैं, वस्त्र की धुलाई के काम आते हैं, उन्हें हम वस्त्र की धुलाई संबंधी उपकरण में रखते हैं। जो उपकरण वस्त्र को सुखाने के काम आते हैं हम उन्हें वस्त्र के सुखाने संबंधी उपकरण में रखते हैं। वह उपकरण जो कि वस्त्र की प्रेस के लिए काम आते हैं, उसकी सलवटों को दूर रखने के काम आते हैं, हम उन्हें स्त्री संबंधी उपकरण कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वह उपकरण जो कि संचयन के काम आते हैं, वस्त्रों को इकट्ठा करने के, वस्त्रों को सार संभाल के एक जगह रखने के काम आते हैं, हम उन्हें संचयन संबंधी उपकरण कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक है। आपने देखा होगा उपकरण को हमने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। धुलाई संबंधी, सुखाने संबंधी, स्त्री संबंधी और संचयन संबंधी उपकरण होते हैं। अब हम देखते हैं इनके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं और हम इनके साथ साथ में इनकी डिटेल भी पढ़ते जाते हैं। धुलाई संबंधी उपकरण, संग्रह करने की बाल्टी ऐसा उपकरण होता है जिसके अंदर कि हम हमारे गंदे कपड़े जो होते हैं धुलाई से पूर्व उसमें इकट्ठा करके रख देते हैं। इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी गीला कपड़ा उसके अंदर ना जाए, क्योंकि अगर गीला कपड़ा उसके अंदर चला जाता है तो गीले कपड़े का जो शोषण क्षमता होती है वो कुछ ज़्यादा होती है और हो सकता है कि गीले कपड़े से जो रंग होता है वो निकल जाए, और जब रंग निकल जाता है तो हो सकता है वो दूसरे कपड़ों में रंग जाए और कपड़े आपके खराब हो जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि संग्रह करने की बाल्टी में किसी भी तरीके से गीला कपड़ा संग्रहित नहीं होना चाहिए। आजकल मार्केट में वैरायटी ऑफ बाल्टीज आती हैं, इस तरह की वैरायटीज, और आजकल तो कपड़ों के बैग्स भी आने लग गए हैं इसमें कि आप अपने कपड़ों के बैग जब कपड़े हों तो आप उसके अंदर रख दीजिए, जब गंदे कपड़े ना हो तो आप उसको बिल्कुल समेट के एक कोने में रख दीजिए। तो यह होता है संग्रह करने की बाल्टी। नेक्स्ट होता है धुलाई में जो यूज़ में आते हैं वो है टब, बाल्टी और मग। टब जो कि बड़ी साइज़ का होता है जिसके अंदर आप कपड़े भिगो के रख सकते हैं या पानी का संग्रह करके रख सकते हैं जिससे आप पानी से आप कपड़े धो सकें। बाल्टी जिसमें आप कपड़े भिगो के रख देते हैं, और नो डाउट मग जिससे कि आप अच्छी तरीके से धो के रख सकते हैं। ये आजकल मार्केट में विभिन्न वैरायटी, विभिन्न डिज़ाइंस के अवेलेबल होने लग गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंक और डर्निंग बोर्ड की। सिंक और डर्निंग बोर्ड वो होता है जिसमें कि आप यदि आप बैठ के, नो डाउट इंडियन स्टाइल में तो हम बैठ के कपड़े धोते हैं, परंतु जब वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े धोने की बात करते हैं तो वेस्टर्न स्टाइल में किसी भी काम को बैठ के नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ सारे कार्य काम क्या होते हैं, खड़े होके करते हैं। तो चूंकि वहाँ पे खड़े होके काम करते हैं इसलिए वहाँ पे सिंक और डर्निंग बोर्ड भी अवेलेबल होते हैं जो कि धुलाई के काम आता है। सिंक में कुछ तिरछा सा होता है। तिरछा होने के कारण ये होता है कि जो पानी जो होता है वो रिस के नीचे की तरफ आ जाता है। इसके अंदर थोड़ी बहुत लाइनिंग्स होती है ताकि पानी जो होता है वो ड्रेन होके नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए। स्क्रबिंग बोर्ड जिसे हम हमारे आम बोलचाल की भाषा में ब्रश कहते हैं, उस तरह का कुछ बड़ा सा बोर्ड होता है। ये लकड़ी का भी पाया जाता है, स्टील का भी पाया जाता है, दोनों अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं। लकड़ी का जो स्क्रबिंग बोर्ड होता है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, स्क्रबिंग बोर्ड मतलब स्क्रब करने के, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो इंडियन स्टाइल में ब्रश अवेलेबल होते हैं, हम ब्रश को लेते हैं और ब्रश को कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं। इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। आप स्क्रबिंग बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है
लकड़ी का चौकोर, उसके ऊपर लकड़ी के ही डंडे से लगे हुए होते हैं, आप थोड़े से तिखे से होते हैं जैसे ब्रश में होता है, और उसके ऊपर हम कपड़े को रगड़ते हैं, कपड़े को स्क्रबिंग बोर्ड पे रगड़ते हैं। ब्रश में क्या करते हैं, हम ब्रश को कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं, यहाँ उल्टा होता है, जो पार्ट गंदा होता है उसे हम स्क्रबिंग बोर्ड के ऊपर रगड़ते हैं और फिर हमारी जो गंदगी होती है वह निकल जाती है। सक्शन वॉशर जो हैवी कपड़े होते हैं, हैवी उनको धोने के काम आता है। ये घरेलू की जगह जो इंडस्ट्रीज में आप धुलाई के लिए वस्त्रों को देते हैं वहाँ काम आते हैं, जैसे पर्दे हैं, चादरें हैं, इस तरह के जो हैवी मटेरियल्स होते हैं जिनमें ऐसे कपड़े जिनमें कि एब्जॉर्प्शन क्षमता जो होती है, अवशोषण क्षमता जो होती है पानी को, वह बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनमें इस तरह के जो होते हैं जो हैवी हो जाते हैं, जो घर पे नहीं धुल सकते हैं, उनको धोने के लिए सक्शन वॉशर की आवश्यकता होती है। सक्शन वॉशर कुछ ज़्यादा हैवी पार्टिकल नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रिक मशीन होती है ये। इसके अंदर एक बड़ा सारा डंडा लगा होता है, उसके चारों तरफ राउंड शेप का बना होता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर राउंड शेप में हम ऊपर नीचे इस तरीके से करते हैं। अब ऊपर नीचे इस तरीके से करने पे जो कपड़े की जो गंदगी होती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एक तरह से, है ना। आपने उस सक्शन वॉशर को नीचे करा, नीचे करने से कपड़े के ऊपर प्रेशर पड़ा, प्रेशर करने से उसके ऊपर क्या हुआ, वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम सा क्रिएट होने के कारण से वो गंदगी जो होती है वह बाहर निकल के आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, साबुनदानी, ब्रश और चम्मच। साबुनदानी इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो साबुन है वो बार बार हम रखें और बार बार हमारा साबुन गले ना, पिघले ना, उसका वेस्टेज ना हो, इसके लिए साबुनदानी लगी जाती है। साबुनदानी में छोटे नीचे की तरफ कुछ छेद होते हैं और उसके नीचे भी एक प्लेट लगी होती है ताकि अगर वो पिघल जाए, साबुन गल रहा हो, तो वो उसका जो साबुन होता है वो नीचे की प्लेट की तरफ इकट्ठा हो जाता है लिक्विड के रूप में, और आप उसको पुनः काम में ले सकते हैं। ब्रश जो कि कपड़ों को रगड़ने के लिए काम आता है, और चम्मच इसलिए यूज़ की जाती है धुलाई संबंधी उपकरण में ताकि आपको यदि कलफ लगानी हो, आपको यदि नील लगानी हो कपड़ों के ऊपर, तो कलफ और नील लगाने के लिए आप अपने हाथों से ना लेके, अंदाजे से ना लेके, हम चम्मच से ले लेते हैं। इतने कपड़ों में इतने चम्मच नील लगेगी या इतने कपड़ों में इतने चम्मच कलफ लगेगी, इसका हम उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हम, वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन आजकल धुलाई संबंधी उपकरणों में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रचलित इक्विपमेंट्स में काम में आता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, नॉन ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। 3 प्रकार की वॉशिंग मशीन बताई जाती है, नॉन ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। आजकल के टाइम में नॉन ऑटोमेटिक जो मशीन है इसका प्रचलन बिल्कुल बंद सा हो गया है, आजकल मार्केट में मिलती भी नहीं है। मार्केट में केवल 2 तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं, एक तो है सेमी ऑटोमेटिक और एक होती है नॉन ऑटोमेटिक। जानकारी के लिए आपको बता दें, ऑटोमेटिक मशीन वह होती है जिसके अंदर एक टब सा होता है, उसके अंदर आप कपड़े डालें, मशीन के विद्युत से चलेंगे, उसमें कपड़े पानी डालें, साबुन डालें और उसके अंदर कपड़े डालें, विद्युत से वो चलेंगे। फिर उनको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, केवल एक डायरेक्शन में ही घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमेंगे, आप उनको पुनः बाहर निकालें, फिर आप उनको अपने जो उसके अंदर अवेलेबल जो साबुन होता है उनको टब की मदद से, पानी की मदद से, बाल्टी की मदद से, उनको उसके या ह्यूमन पावर की मदद से आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ साबुन होती है उस साबुन को आप निकाल दें। तो ये होती है नॉन ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि इसके अंदर मैन पावर भी काम में उतनी ही आती है जितनी की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, इसलिए आजकल इसका जो उपयोग है वह कम होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन की। सेमी ऑटोमेटिक मशीन वह मशीन होती है जिसके अंदर 2 टब होते हैं, ठीक है। एक टब वॉशिंग मशीन में जो होता है वह इसलिए होता है कि आप कपड़े डालें उसमें और कपड़े को घुमा दें, ठीक है। पानी भरा बड़ा टब होता है, वो एक छोटा टब होता है। बड़ा टब जो होता है उसके अंदर आप कपड़े पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद आप साबुन डालें और उसके बाद आप उसमें कपड़े डालेंगे और कपड़े डालने से वह विद्युत से मशीन चलेगी। विद्युत से जो मशीन चलेगी वह
एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, दोनों डायरेक्शन में मशीन घूमती है। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, हाथ से कपड़े धोते हैं, हम कैसे धोते हैं, एक बार क्लॉकवाइज धोते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से कपड़े धोते हैं। सेम मेथड सेमी ऑटोमेटिक मशीन में यूज होता है। कपड़े जो होते हैं वह टब में एक बार क्लॉकवाइज घूमेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, जिससे गंदगी निकल जाती है। यह काम किस में होता है, बड़ा टब में होता है। बड़े टब से कपड़ों को निकाल, उसके अंदर साबुन लगा हुआ होता है, ठीक है। बड़े टब से आपको कपड़ों को निकाल के दूसरे टब में डालना होता है, वो छोटा टब होता है। ये जो छोटा टब होता है, इसको आप जब कपड़ों को डालेंगे उसके ऊपर ढकने के लिए एक रिंग होती है। आपने उसको कपड़ों ढक दिया, पानी चला दिया। इससे पानी चलाने से आपके जो कपड़ों में साबुन बना हुआ है वो साबुन अपने आप निकल जाता है, क्योंकि पानी चल रहा है, रोटेट हो रही है मशीन। जब हम बड़े टब की बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में जो बड़ा टब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूमता है। परंतु जब सुखाने वाला ड्रम होता है या कपड़ों से साबुन निकालने वाला जो ड्रम होता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, वह केवल एक डायरेक्शन में घूमता है, डेट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीडली घूमता है। उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी बार वह सर्कुल काटती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बार उसका आरपीएम होता है उतनी ही वॉशिंग मशीन को अच्छा माना जाता है। तो आपने बड़े टब से किसमें, छोटे टब में आपने मशीन के छोटे टब में आपने कपड़ों को निकाला, कपड़ों को आपने उसमें डाल दिया और उसके बाद में उससे अपने आप कपड़ों से साबुन भी निकल जाएगा और कपड़े ड्राई होके निकल जाएंगे। पूरी तरह ड्राई नहीं होते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, इन्हें धूप में कुछ समय तक सुखाना की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन ऐसी होती है जिसके अंदर मैन पावर का भी इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। कपड़ों को भिगोने में, कपड़ों को एक टब से दूसरे टब में डालने में, कपड़ों को सुखाने में, बार बार नल को खोलने में, क्योंकि आपको साबुन निकालना होता है। इसलिए हम एक नई मशीन का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम दिया गया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग का काम नहीं होता है। उसको अपने आप टाइमर सेट करना होता है, अपने आप ही मशीन घूमती रहेगी, अपने आप उसको जितना साबुन चाहिए होगा कपड़े धोने के लिए वह उतना साबुन ले लेगी, अपने आप पानी निकल जाएगा, अपने आप कपड़े ड्राई हो जाएंगे। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आप कपड़ों को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन एक बार स्टार्ट होने के बाद आप उसमें कपड़ों की मात्रा को ज़्यादा या कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन ऐसी होती है कि अगर आप चाहें कि आपको मशीन 1 घंटे बाद स्टार्ट होए, ये टोटली कंट्रोल जो होता है ऑटोमेटिक मशीन का, वो किसके हाथ होता है, ह्यूमन बीइंग के हाथ में होता है। क्योंकि मनुष्य के हाथ में उसका कंट्रोल होता है। तो आप ये चाहें कि ये जो मशीन है वह 1 घंटे बाद स्टार्ट हो, तो ये इसके अंदर टाइमर लगा होता है। एक ही टब होता है, आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो गंदे कपड़े होते हैं सेलेक्ट करने के बाद में उनको एक साथ डालना होता है। पाउडर के लिए एक स्थान होता है, वो पाउडर जितना आप डालेंगे, वॉशिंग मशीन जितने कपड़े हैं, जिस क्वालिटी के कपड़े हैं आपको सेट करने पड़ेंगे। नॉर्मल कपड़े हैं कि हैवी कपड़े हैं कि डेलिकेट कपड़े हैं, किस तरीके के, जैसे सिल्क है डेलिकेट कपड़ा है, चद्दर है हैवी कपड़ा है, और जो डेली वेयर के कपड़े हैं डेट इज नॉर्मल कपड़े। तो आपको उसमें बटन लगे होते हैं, उस बटन के हिसाब से आपको सेट करना होता है कि आपको कौन सा वाली धुलाई चाहिए होती है। अगर आपने चद्दर डाल रखी है तो आपको हैवी कपड़े में डालना है। इससे क्या होता है, आपने बटन से सेलेक्ट कर लिया तो जो उसका रोटेशन पर मिनट है वह घटता और बढ़ता जाता है। रोटेशन इसका भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से हो जाता है। अब आपको जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें आपको कपड़े निकाल के दूसरे टब में डालने होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइमर लगा होता है ऑटोमेटिक मशीन में। टाइमर लगने के कारण से वॉशिंग मशीन में सिंगल टब होता है, कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। टाइमर खत्म हो गया, 15 से 20 मिनट तक कपड़े धुल गए। अब कपड़ों के अंदर साबुन अभी भी मौजूद है। आपने क्या कर रखा है, उसके अंदर फिटिंग होती है ऑटोमेटिक मशीन के अंदर कि नल से वॉशिंग मशीन में फिटिंग हो रही है, पाइप आपने ऑन कर रखा है।
आपने पाइप, मैं रिपीट कर देती हूँ, पाइप ऑन कर रखा है, परंतु चूंकि कपड़े धुल रहे होते हैं, पानी वॉशिंग मशीन नहीं लेती है, उसके अंदर ये सिस्टम होता है। जब धुलाई की जरूरत होती है, कपड़े धुल जाते हैं, कपड़ों से साबुन निकालना होता है, तो जब आपने वो टब पानी खोल रखा होता है, तब जाके वह पानी वॉशिंग मशीन अपने लेती है और कपड़ों से जो साबुन लगा होता है उन साबुन को हटा देती है। फिर थर्ड स्टेप होता है धुलाई का, डेट इज ड्राई करना। कपड़े पानी से अच्छी तरह से धुल जाते हैं, उसका भी टाइमर सेट हो जाता है कि हाँ आपके कपड़े से साबुन निकल चुका है। लास्ट पॉइंट आता है जिसके अंदर की कपड़ों को ड्राई करना होता है। इस समय वॉशिंग मशीन सिंगल डायरेक्शन में घूम के कपड़ों को ड्राई कर देती है। इसमें ह्यूमन बॉडी का कोई रोल नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है, इसमें अपने आप बटन्स लगे होते हैं, विभिन्न तरह के टाइमर सेट होते हैं, कितने टाइम के लिए आपको कपड़े चाहिए, क्या उनसे वैरायटी ऑफ कपड़े धोने हैं, आपको कितने समय बाद वॉशिंग मशीन चलानी है, क्या आप गर्म पानी लेना चाहते हैं कि आप ठंडा पानी लेना चाहते हैं, किस तरह का पानी लेना चाहते हैं, इसके अंदर पूरे बटन सेट होते हैं। आपको केवल आके सेटिंग करनी होती है और कपड़े अपने आप धुल के ड्राई होके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुखाने संबंधी कपड़ों के बारे में। कौन कौन से होते हैं सुखाने संबंधी उपकरण? होते हैं अलगनी। अलगनी का एक टोटली हिंदी नाम है, जिसे हम देसी भाषा में आप कहते हैं तार पे सुखाना कपड़ों को, ठीक है। अब हम जब तार पे सुखाने के कपड़े की बात करते हैं तो आप ये बात करिए, उसको हम अलगनी कहते हैं। अलगनी जो होती है वह नायलॉन की होनी चाहिए, स्टील की, लोहे की अलगनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कपड़े सुखाते समय, क्योंकि स्टील की और लोहे की जो अलगनी होती है, जो हम एक सिरे से दूसरे सिरे पे सुखाने वाली जगह पे बांधते हैं, उसमें हो सकता है कि बारिश के दिनों में जंग लग जाए, है ना। और चूंकि उसके अंदर जंग लग जाती है तो वह जंग कपड़ों के ऊपर भी लग सकती है, और अगर ये कपड़ों के ऊपर जंग लग गई तो इस तरह के दाग धब्बे हटाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। कपड़ों की धुलाई के साथ में हमने क्या कर लिया कि हमने हमारा कार्य को और बढ़ा दिया। इसलिए अलगनी जो होती है वह हमेशा नायलॉन की लेनी चाहिए, और जो जूट की भी नहीं लेनी चाहिए। जूट की इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जो जूट की अलगनी होती है उसमें रेशे से निकले हुए होते हैं जूट में, है ना। तो जो जूट में जो रेशे से निकले होते हैं वो कपड़ों के अंदर लग जाते हैं, और कई बार कपड़ों के अंदर इस तरह से समाहित हो जाते हैं कि वह हमें चुभने से लग जाते हैं जब हम उसको उपयोग करते हैं। तो अलगनी जो होती है वह हमेशा नायलॉन की ही लेनी चाहिए, और उसे इस जगह रखना चाहिए, लगाना चाहिए जहाँ पे कि धूप आए, सीधी तरीके से सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़े, ताकि कपड़े पूर्णतः सूख सके। हाँ, ऐसे स्थान भी अवश्य करना चाहिए यदि अवेलेबल हो सके तो, कि जहाँ हमें कुछ कपड़े होते हैं हमें धूप में नहीं सुखाने होते हैं। जैसे लाइट कलर की जो शर्ट्स होती हैं वो हमें धूप में नहीं सुखानी होती है, तो हमें या जो हमारे कोट्स होते हैं उन्हें हमें धूप में नहीं सुखाने पड़ते हैं। तो हम ऊन जो होती है हमें धूप में नहीं सुखानी है, तो हम ऐसी जगह सुखाएं जहाँ सूर्य की रोशनी तो आए परंतु सीधी धूप उस कपड़ों पे ना पड़े। इस जगह अलगनी को लगाना चाहिए। रैक की हम बात करते हैं। जब हम रैक की बात करते हैं तो हम अलगनी कहाँ लगाएंगे? हम छत पे लगा देंगे, ठीक है। अब जब हम रैक की बात करते हैं तो जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए रैक सुखाने संबंधी उपकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकरण के रूप में उभर के आ रहा है। वैरायटी ऑफ रैक्स जो है वह मार्केट में अवेलेबल्स है। आपकी जैसे इच्छा है, जैसे आपकी सुविधा है, जैसे आपका बजट है, जैसे आपका प्लेस है जहां आप सुखाना चाहते हैं कपड़े, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके अंदर एक ट्रायंगल शेप का बना होता है और उसमें कपड़े सुखाने के लिए हॉरिजॉन्टल भी डंडियाँ सी लगी हुई होती हैं जिसके ऊपर आप आसानी से कपड़ों को सुखा सकते हैं। यह मार्केट में जनरली स्टील का अवेलेबल होता है, क्योंकि स्टील का जो रैक होता है वह उठाने में बहुत ही आसान होता है। एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं आप। प्लस जो रैक होता है वह फोल्डेबल होता है। आप कपड़े सुखा दिए आपने, अब जरूरत नहीं पड़ रही, आपका स्थान कम है, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आप उसको फोल्ड करके आप वापस उन्हें एक जगह पे संग्रहित भी कर सकते हैं।
हैंगर, कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें कि हम नहीं चाहते कि उसकी क्रीज खराब हो या वो ज़्यादा उसका, हम अगर उसको सुखा देंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर लटकन मौजूद हो सकती है या वो थोड़े लंबे हो सकते हैं, तो उनको सुखाने के लिए हम हैंगर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि कोट धो दिया गया है तो या स्वेटर धो दिया गया है तो हम उनको हैंगर के ऊपर सुखाते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो शर्ट्स जो होते हैं वह भी हैंगर पे सुखाए जाना पसंद करते हैं ताकि उसके ऊपर प्रेस करते समय कम मेहनत लगे। यदि अगर आपने हैंगर पे कपड़ों को सुखा दिया गया है तो जो आप जब प्रेस करेंगे तो आप उसमें ह्यूमन पावर कम लगती है। क्लिप्स प्लास्टिक की भी आती है, स्टील की भी आती है, दोनों तरह की आती है। दोनों तरह की जो क्लिप्स होती हैं वो कोई नुकसान नहीं करती हैं। क्लिप्स लगाने का उद्देश्य ये होता है कि हमें जो कपड़े हैं वो हवा में ना उड़ के ज़मीन पे ना गिर जाएं। हिंदुस्तान में तो ये भी हो सकता है कि एक छत से निकल के दूसरे की छत पे कपड़े उड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि जो छतें होती हैं वह एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। नो डाउट उससे कम्युनिकेशन तो होगा ही, पर हो सकता है नुकसान भी हो जाए, इसलिए क्लिप्स कपड़ों के ऊपर लगा देनी चाहिए ताकि कपड़े उड़े ना, उसमें किसी भी तरह की छत नीचे गिर के किसी भी तरह की गंदगी उसमें ना लग जाए। खूंटी, ये जो हम खूंटी वर्ड है, ये सुखाने संबंधी उपकरण में एक बड़ा नया सा नाम है। हम सब इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, परंतु खूंटी शब्द सुखाने में किस तरीके से काम आता है। जैसे कि आप हैट धोई, आपने हैट को ना तो आप अलगनी पे सुखा सकते हो, ना आप रैक पे सुखा सकते हो, ना आप उसको हैंगर पे सुखा सकते हो। तो कुछ वस्त्र इस तरीके से होते हैं कि आपको उसको सुखाने के लिए खूंटी की ही आवश्यकता होती है, इसलिए खूंटी का होना भी बहुत आवश्यक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हैट को सुखाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, स्त्री संबंधी कपड़े। प्रेस के लिए जो कपड़े जो उपकरण आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रेस की जो मेज, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। प्रेस की मेज पे होती जो है मेज की तरह है, जैसे बोट शेप होता है ना, उसका बोट शेप की तरह होता है। आगे से नुकीला निकला होता है, फिर आप पीछे जाके वह स्क्वायर में चेंज हो जाता है। आगे से नुकीला इसलिए होता है ताकि जो स्लीव्स होती हैं, शर्ट्स की स्लीव्स जितने भी प्रकार की होती हैं उनको, या कुर्ते की स्लीव्स होती हैं, उनको प्रेस करने के लिए आप जो स्लीव्स होती हैं वो जो तिखा नुकीला सा सिरा होता है, उस तिखे नुकीले सिरे में आप उस स्लीव्स को फंसा दें और आसानी से प्रेस कर सकें, इसलिए वह तिखा नुकीला हिस्सा होता है। उसके बाद उसमें बोट शेप का होता है। ये साइज़ में बहुत छोटी होती है, इसमें अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी शर्ट आ जाए तो वह नहीं आ सकती है, क्योंकि प्रेस करने का तरीका ये होता है कि आप प्रेस के लिए, जैसे शर्ट के हम डिवाइड करना चाहें तो मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्रंट को हाफ करके जहाँ बटन्स होते हैं एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और पीछे का तीसरा हिस्सा होता है। तो पहले प्रेस करते समय केवल एक हिस्से की प्रेस की जाती है, फिर दूसरे हिस्से की जाती है, फिर तीसरे हिस्से की जाती है। इस तरीके से प्रेस की जाती है। तो जो इसकी जो साइज़ होती है, प्रेस की जो मेज होती है उसकी साइज़ होती है वह छोटी होती है। यह भी रैक की तरह, ठीक है, यह भी रैक की तरह क्या होती है, फोल्डेड होती है। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप खोल लीजिए, जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको अनफोल्ड करके रख दीजिए। इसकी ऊंचाई को हम बढ़ा भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। आजकल इस तरह की डेकोरेटिव प्रेस भी आ रही है, प्रेस की मेज भी आ रही है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपकरणों में। इसके उपकरण में पानी संग्रह करने का उपकरण भी होना चाहिए। पानी संग्रह करने का उपकरण इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कपड़े सूख के आते हैं तो उसके ऊपर सलवटें की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सलवटों की मात्रा ज़्यादा होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसको पर यदि आपने पानी नहीं डाला, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको प्रेस ज़्यादा फेरनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हल्का सा नम युक्त अगर कपड़ा है तो उस पर प्रेस आसानी से, जल्दी से, कम मेहनत से हो सकती है, इसलिए पानी संग्रह करने का उपकरण भी होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जब हम बात ही कर रहे हैं प्रेस संबंधी उपकरणों की, तो हम प्रेस की तो बात करेंगे ही करेंगे। प्रेस जो मुख्यतः होती है कोयले वाली, विद्युत वाली और भाप वाली। कोयले वाली प्रेस हम और आप आजकल यूज नहीं करते हैं। हाँ, जिनको यदि हम प्रेस पे दे रहे हैं कपड़े, तो हो सकता है वह कोयले वाली प्रेस का उपयोग करें। पहले के टाइम में कोयले वाली प्रेस का उपयोग होता था, बहुत ज़्यादा होता था। धीरे धीरे कोयले की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई, और जो क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्स है वो हमें कम मिलने लग गया। चूँकि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो हम विद्युत वाली प्रेस की तरफ बढ़ गए। कोयले वाली जो प्रेस होती है वो लोहे की होती है, ठीक है। इसके अंदर खुलने का एक ढक्कन होता है। आप उसके अंदर कोयले को गरम करके डाल दीजिए। कोयले को हम जब गरम करके डालते हैं, जो उसका जो बैक साइड होता है, जो कि प्लेन और चिकना होता है, प्रेस का प्लेन और चिकना जो साइड होता है जिससे कि हमें प्रेस करनी होती है, वह गुड कंडक्टर हुआ। लोहा है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। तो ताप एक जगह से दूसरी जगह, कोयले से ताप किस में आ गया, जो बैक साइड थी उसकी, जो प्लेन सरफेस थी, जो चिकनी सरफेस थी, उसमें आ गया और आपने उससे प्रेस कर ली। यह जो कोयले वाली जो प्रेस होती है उसमें कोयले का टेम्परेचर कितना है इसके हिसाब से प्रेस की जाती है। आप अपना टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते हैं बीइंग ह्यूमन बीइंग, कि आप चाहें कि मैं एक बार तो नायलॉन के कपड़े को प्रेस कर लूँ, एक बार तो कॉटन के कपड़े को प्रेस कर लूँ। ये करना इम्पॉसिबल है। कोयले को बार बार बाहर निकालना और अंदर रखना पड़ता है। इसके लिए यह जनरली बहुत हैवी प्रेस होती है, क्योंकि वह लोहे की बनी होती है, प्लस इसके अंदर कोयला भी भर दिया जाता है, तो वह यूज़ करने के लिए बहुत हैवी होती है। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं होता है। जो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं वही इसके द्वारा प्रेस कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मशीन जो प्रेस होती है उसको एक बार आगे और पीछे फेरने से जो सलवटें होती हैं वो आसानी से दूर हो सकती है। आपको बार बार प्रेस के द्वारा हाथों का मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट होती है विद्युत वाली प्रेस, जो हम और आप आजकल यूज़ में ले रहे हैं। पहले होती थी ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक, दो ही कैटेगरी इसके अंदर आती है। नॉन ऑटोमेटिक होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा, आपको डायरेक्ट स्विच ऑफ करके आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा प्रेस को, ठीक है। इसमें नायलॉन के कपड़े के लिए, कॉटन के कपड़े के लिए, वूल के कपड़े के लिए, रेयॉन के कपड़ों के लिए, लिनन के कपड़ों के लिए अलग अलग कोई सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ आपने प्रेस को ऑन किया, प्रेस स्टार्ट हुई, उसका जो साइड वाला बैक साइड थी, उसकी जो प्लेन साइड थी जो चिकनी होती है, उसको आप गर्म हुई और उससे आपने प्रेस कर लिए, दैट्स इट। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी सिस्टम नहीं होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ गया तो आप उसको हटा दें। टेम्परेचर बढ़ गया और आपको हटाना है तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि आपको उसका स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। प्लस क्योंकि ये स्टार्टिंग में बनी थी तो ये जैसे जो कोयले की प्रेस होती है, इस तरह जो हैवीनेस जो इसमें होती है, तो इसके अंदर भी बहुत हैवीनेस होती है। फ़ायदा भी इसका यही होता है कि चूँकि वो हैवी होती है प्रेस, तो हैवी प्रेस में प्रेशर ज़्यादा लगता है। चूँकि प्रेशर ज़्यादा लगता है तो सलवटें जो होती हैं वह आसानी से दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटिक प्रेस की, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऑटोमेटिक प्रेस में क्या होता है कि आप किस तरह के कपड़ा प्रेस करना चाहते हैं। आप नायलॉन प्रेस करना चाहते हैं, आप लिनन प्रेस करना चाहते हैं, आप ऊन प्रेस करना चाहते हैं, आप कॉटन प्रेस करना चाहते हैं, जो भी कपड़ा आप प्रेस करना चाहते हैं, टेम्परेचर को आपको जो थर्मोस्टेट होता है उसका आपको उसके ऊपर इस तरीके से सेट करना होता है कि आपने उसको सेट कर दिया तो आप भले ही स्विच ऑन रखें, ठीक है, आप भले ही स्विच ऑन रखें, परंतु उसके अंदर वही टेम्परेचर देगा जो कि कपड़ों के लिए सूटेबल हो। जैसे लिनन के जो नायलॉन का कपड़ा होता है उसके अंदर कम टेम्परेचर चाहिए प्रेस के लिए, और जो कॉटन का कपड़ा होता है उसके अंदर क्या चाहिए होता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। चूँकि इसके अंदर कम टेम्परेचर चाहिए होता है तो होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आपने प्लग में लगा रखा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है तो उसके अंदर एक टंगस्टन का वायर होता है, ठीक है। इस आपने जो मोड सेट कर रखा है, नायलॉन का मोड सेट कर रखा है, तो अगर आपने नायलॉन के मोड में टेम्परेचर चाहिए सपोज 80 डिग्री, हम बात कर रहे हैं सपोज, ठीक है,
अब जो जो भी टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर जैसे ही उस टेम्परेचर तक पहुंचता है, जो तार होता है उसका कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, प्रेस के अंदर मौजूद होता है तार, बाहर नहीं। प्रेस के अंदर जो मौजूद होता है तार वह अलग हट जाता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाती है। फिर टेम्परेचर घटा, है ना, हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हमने सपोज किया कॉटन के कपड़े, नायलॉन के बाद हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया, तो हमें चाहिए ज़्यादा टेम्परेचर, तो हमने उसको वापस थर्मोस्टेट को घुमाया। घुमाने के बाद में क्या हुआ कि जो उसका जो टेम्परेचर था वह बढ़ गया, तो वो जो तार होता है वो ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो उसके अंदर प्रवाहित हो जाती है और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आजकल इस ऑटोमेटिक विद्युत वाली प्रेस का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे जैसे इन्वेंशंस बढ़ते जाते हैं, इक्विपमेंट्स में चेंजेस होते जाते हैं। पहले हमने देखी थी कोयले वाली प्रेस, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में आ रही है वह है भाप वाली प्रेस। भाप वाली प्रेस को आप ऊन के ऊपर, कोट के ऊपर, इस तरह की जो डेलिकेट चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट हीट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर हम स्टीम से लेके प्रेस करते हैं। स्टीम से लेके प्रेस करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक कंटेनर होता है, प्रेस ही होती है, जो उसकी जो सरफेस होती है प्रेस की वो चिकनी होती है, प्लस उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। होल्स होने के कारण कारण क्या होता है कि उसमें एक और जगह होती है प्रेस के अंदर ही जिसमें पानी आप भर सकते हैं। ठीक है, आपने पानी भर दिया, पानी गर्म हुआ, पानी इतना गर्म हुआ कि पानी में से भाप निकलने लग गई। भाप जो छेद थे प्रेस के सरफेस के अंदर, उस सरफेस से निकले और आपने उसको प्रेस को अगर कपड़े के ऊपर लगाया तो डायरेक्ट कपड़े की सरफेस से प्रेस को टच नहीं करा। रिपीट कर देते हैं, डायरेक्ट प्रेस को कपड़े की सरफेस पे टच नहीं किया, केवल आपने उसको पास में ले जाके रखा तो कप की जो सलवटें थी वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई। जितने भी डेलिकेट कपड़े होते हैं हम उनका जो कि डायरेक्ट अगर ताप के पास में आए तो ताप के पास में आने से वह उनका रेशों को नुकसान हो जाए, ऐसे कपड़ों को हम भाप वाली इस्त्री से प्रेस करते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, संचयन संबंधी उपकरण। संचयन, आपने क्या किया, कपड़े इकट्ठे कर लिए, गंदे कपड़े इकट्ठे करने के बाद हमने कपड़ों को धो लिया, कपड़ों को धो के हमने उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद में हमने कपड़ों को प्रेस भी कर लिया। अब कपड़ों को प्रेस करने के बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि प्रेस किए हुए कपड़ों को अच्छी तरीके से संचयन कर सकें। संचयन कर मतलब हम अच्छी तरीके से उसको इकट्ठा करके एक जगह रख सकें ताकि जब भी उसका उपयोग करना हो हमें आसानी से कपड़े मिल सके। तो वह जगह होती है संचयन संबंधी कपड़ों की। इसके अंदर हम अलमारी का बात करते हैं। अलमारी से आप सभी तरीके से वाकिफ़ हैं, बहुत सारी उसके अंदर शेल्फ होती हैं जिसमें कैटेगरी वाइज आप चाहें तो शर्ट्स अलग, पैंट्स अलग, साड़ीज़ अलग, सलवार सूट अलग, जीन्स अलग, इस तरीके से आप अलमारी में कपड़ों का संचयन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप कैटेगरी वाइज कपड़ों को संचयन करें। हैवी कपड़े अलग, जो कैजुअल्स कपड़े हैं वह अलग संचयन करें, जो पार्टी वेयर कपड़े हैं उनका संचयन अलग करें। तो ये अलग अलग तरह की शेल्फ्स होती हैं अलमारी के अंदर जिसके अंदर की हम कपड़ों का संचयन करते हैं, और करना भी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हमने इतनी मेहनत तो करी, कपड़े इकट्ठे भी करे, कपड़े धोए भी, कपड़े प्रेस भी करे, परंतु लास्ट मोमेंट पे समय की कमी के कारण, लापरवाही के कारण हमने कपड़ों को निकाला और हमने जो प्रेस किए हुए कपड़े थे हमने उनको पूरी तरीके से अनप्रेस्ड कर दिया। इसके लिए हम अलमारी को अलग संचयन करते हैं और अलमारी के अंदर कपड़ों का संचयन इस तरह करना चाहिए कि हमें निकालने में कपड़ों को बहुत आसानी रहे और कपड़े दिखते रहें कि हमारे पास इस तरीके के कपड़े हैं। बास्केट के जगह आप अलमारी का भी यूज़ कर सकते हैं। बास्केट में वह कपड़े रखे जाते हैं जो कि डेली वेयर के कपड़े होते हैं, जो डेली आपको पहनने होते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनको अलमारी में रखें क्योंकि अलमारी में रखने से एक तो प्रेस वाले कपड़े ख़राब होंगे और बार बार अलमारी खोल के हमें देखना पड़ता है, इसलिए उन कपड़ों को हम बास्केट में रख सकते हैं। नेक्स्ट है संचयन संबंधी उपकरण में धुलाई संबंधी रखने के पात्र।
हमने बहुत सारे धुलाई संबंधी उपकरण देखे थे, संग्रह करने की बाल्टी, मग, स्क्रीनिंग बोर्ड, बहुत सारे हमने इसके अंदर उपकरण देखे। अगर आप बाथरूम में या आपके जो भी धोने की जगह वो पूरे के सामान फैले रहे हैं तो बहुत अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है, ठीक है। तो धुलाई संबंधी रखने के इकट्ठे करके एक जगह रखने का एक पात्र बना दीजिए। एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जहाँ पे उन सब चीज़ों को संचयन करके आप इकट्ठा एक जगह रख सकते हैं, या आप दीवार में ही एक अलमारी का निर्माण कर सकते हैं जिसमें आप कलफ को भी रख सकते हैं, मग को भी रख सकते हैं, नील को भी यूज कर सकते हैं, स्क्रबिंग बोर्ड होता है उसको भी आप उस जगह रख सकते हैं, ताकि आपके जो धुलाई संबंधी उपकरण है वो एक जगह मिले, आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना उठानी पड़े। तो बच्चों ये थे धुलाई संबंधी उपकरण जो हम डेली में यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम डेली बेसिस पे। परंतु हम अगर कपड़ों को कुछ सावधानी से हम उपयोग रखें, कपड़ों का कुछ ज़्यादा ध्यान से उसका उपयोग करें, उसकी धुलाई करें, तो हो सकता है कि जो कपड़े होते हैं, हमारी जो वार्डरोब है वो वार्डरोब की साइज़ बढ़ जाए। वार्डरोब की साइज़ बढ़ जाए मतलब जो हमारे जो कपड़े होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं।